सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला के वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों आज हम फेडरलिज्म चैप्टर करने जा रहे हैं और ये फेडरलिज्म चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर। क्लास 10th का पहला चैप्टर हमने पहले से आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है, काफ़ी बड़े चैप्टर्स ये होते हैं तो इसलिए हम इन्हें पार्ट्स में बनाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ज़रूर गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है, सारी चीज़ें अपलोड होती है। ज़रूर जाके विजिट करिए और देखिए, आपको ये सारे हमारे जो प्ले स्टोर है उस पर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्लास 10 से रिलेटेड सारी चीज़ें। और अब हम चलते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बात किस चीज़ के बारे में हो रखी है? फेडरलिज्म, जैसे हिंदी में संघवाद कहा जाता है। बेसिकली जिस बच्चे ने इस चैप्टर को कर लिया वो क्लास 11th के चैप्टर को भी बहुत आसानी से कर पाएगा, क्योंकि क्लास 11th के अंदर भी बेसिकली इन चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा गया है। तो फेडरलिज्म के ऊपर बात करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो फेडरलिज्म है वो थ्योरी बिहाफ पे और प्रैक्टिकल बिहाफ पे इंडिया के अंदर किस तरीके से अप्लाई होता है वो भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। एंड देन उसके बाद हम जानेंगे कि इंडिया के अंदर अगर फेडरलिज्म सिस्टम आया तो इसके पीछे का एक लंबा प्रोसेस क्या है, इसके पीछे का एक बहुत लंबा प्रावधान क्या है, जिसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से भारत के अंदर पहले फेडरल स्ट्रक्चर था नहीं, संघवाद प्रणाली थी नहीं, और भारत में फिर धीरे धीरे करके संघवाद जैसी प्रणाली के जन्म हुई और फिर उसको रियल में एग्जीक्यूशन में लाया गया। तो एक तो उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। एंड देन उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, मतलब क्योंकि फेडरलिज्म सिस्टम है तो उसका कनेक्शन किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और इंडिया में थर्ड टायर स्टेट सिस्टम आया ही क्यों, वो चीज़ संघवाद से रिलेटेड है, इसलिए हमें उसको भी जानना ज़रूरी है। तो एक एक करके समझेंगे, हर एक वीडियो को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे, डिटेल डिस्कशन होंगी जिनमें आपको सब कुछ एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगी। सबसे पहले तो इंडिया के अंदर अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो फेडरल स्ट्रक्चर आया कहाँ से दोस्तों। तो अगर आप देखने की कोशिश करो, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन एक उधार का थैला है, जैसे हिंदी में इंग्लिश में बैग ऑफ बोरोइंग कहते हैं। आप मार्केट से कोई सब्जी लेके आते हो तो मार्केट में सब्जी अलग अलग होती है ना, अलग अलग दुकानों से खरीदते हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा देश जिस तरीके से आज़ाद हुआ था, जिस सिचुएशन की वजह से आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश का संविधान बड़ी ही कह सकता हूँ मैं बहुत ही जल्दीबाजी में बनाया गया। तो ऐसे में हमने फेडरल स्ट्रक्चर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अपने संविधान में संघवाद का सिस्टम हमने कहाँ से प्राप्त करा? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा एक देश है अलग से, उस देश के संविधान के अंदर पहले से ही फेडरल स्ट्रक्चर मौजूद था, यानी कि इसका मतलब ये कि कनाडा देश हमसे पहले से ही आज़ाद हो चुका था। तो कनाडा ने संघवाद का सिस्टम अपने देश में अपना रखा था और हमने उस देश से कॉपी करा और अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी फ्लैक्सिबिलिटी के हिसाब से इस चीज़ को अपने देश में डाल दिया। एंड देन फेडरल का मीनिंग इस हिसाब से सिंपल शब्दों में अगर बात करी जाए, पूरा ही चैप्टर इसी पे बेस्ड होता रहेगा, थोड़ी बहुत लाइनें आगे पीछे होती रहेंगी, लेकिन आप मेन फोकस इस पे करिएगा कि फेडरलिज्म का मतलब सिंपल शब्दों में दोस्तों क्या होता है। फेडरलिज्म का मतलब सिंपल शब्दों में होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक तरीके से संधि होना, एक तरीके से रिलेशन बनना, जैसे कंबाइंड नेशन भी कहा जाता है, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है, इसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। और हमने कहाँ से लिया? भारत में कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो संघवाद का सिंपल सा मतलब, फेडरलिज्म इज अ स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म इज अ स्ट्रक्चर, इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट in which the power is divided between the central authority and various constitutional unit of the country। मतलब संघवाद का सिंपल अर्थों में मतलब यही है कि किसी भी देश का जो भी केंद्रीय सेंट्रल पावर है, कुछ शक्तियां उसके पास होंगी और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर दी जाएंगी, बांट दी जाएगी। जैसे कुछ स्टेट के पास होगी, कुछ लोकल गवर्नमेंट के पास होगी, कुछ पंचायत के पास होगी, ऐसे पावर को बांट दिया जाएगा और ये लोग आपस में मिलकर काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड द फेडरल स्ट्रक्चर। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, और ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे हमारे देश में मोदी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो किसी भी स्टेट को कमांड नहीं दे सकता कि एग्जैक्टली तेरे को करना ही करना है, क्योंकि स्टेट का अपना खुद का जुडिडिक्शन हो सकता है और सेंट्रल का अपना खुद का जुडिडिक्शन हो सकता है। दैट इज वाई दोनों एक दूसरे को नहीं फोर्स कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या होता है
कि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्टेट और सेंट्रल को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है, जब भी बात बन पाएगी, अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी। लेकिन एकात्मक सरकार, जैसे हम यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दिस सम यूनिट एंड सबऑर्डिनेट सेंट्रल यूनिट। मतलब इसमें क्या होता है, शक्ति जो होती है यानी कि पावर, वो सिर्फ एक ही सरकार के हाथ में होगी और वही सारे काम करती हुई आएगी। एग्जाम्पल देता हूं मैं, मान लीजिए कि देश में अभी राम मंदिर बनाने की बात हुई थी, तो राम मंदिर में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर बजट पास करा और सेंट्रल ने पैसा दिया, स्टेट गवर्नमेंट इसको बनाने का काम चालू कर दिया। दिस इज कॉल्ड द फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर काम करती है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर शक्ति और डिसीजन जब किसी एक के हाथ में हो, एग्जाम्पल के लिए देश में कोई लॉ बनाना होता है, तो लॉ बनाने के लिए क्या आप लोगों से कुछ पूछा जाता है? नहीं, डायरेक्टली लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर ये लॉ पास होता है और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और वहीं से वो लॉ बन जाता है। तो ये होता है यूनिटरी सिस्टम। या देश में नोटबंदी की अगर बात हो रही थी, तो नोटबंदी की बात के लिए किसी स्टेट से नहीं पूछा गया और डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया, तो इसे यूनिटरी पावर कहते हैं, जिसमें शक्ति किसी एक के हाथ में हो, उसे यूनिटरी पावर कहते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रोविंशियल एंड द लोकल गवर्नमेंट। समझ आ गया? मतलब ऐसे में जब शक्ति किसी एक के पास होगी और वो किसी भी अथॉरिटी को ऑर्डर दे देगा, तो उसे यूनिटरी सिस्टम कहा जाएगा, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट कहा जाएगा, यूनिटरी पावर कहा जाएगा। लेकिन जब शक्ति बांट दी जाएगी तो उसे फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपने जानना है। तो अगर की फीचर्स की बात करें तो की फीचर्स मेन यही है कि जब स्टेट और सेंट्रल आपस में मिलके टू लेवल की गवर्नमेंट पे काम करें तो इसे फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऐसे में आप कह सकते हो कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, सिटीजन सेम होगी लेकिन गवर्नमेंट अलग अलग होगी, सभी के अपने खुद के क्षेत्र अधिकार हो सकते हैं और सभी का अपना लेजिस्लेचर, टैक्सेशन सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र अधिकार भी अलग हो सकता है। याद रखिएगा, कभी भी किसी का क्षेत्र अधिकार एक जैसा नहीं रहेगा। भाई मिलके काम करना है, विकास सभी को साथ में मिलके करना है, लेकिन टैक्स का सिस्टम, एजुकेशन व्यवस्था, पुलिस की कंडीशन सबकी अलग अलग हो सकती है। हाँ, नागरिक एक रहेगा क्योंकि नागरिक थोड़ा बदल सकता है। दूसरा, द जुडिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ अ टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कभी भी फेडरलिज्म या संघवाद में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पावर शक्ति में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद वो अपनी हुकूमत चलाए। कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर किसी काम को, हर किसी के जुडिडिक्शन को, हर किसी के क्षेत्र अधिकार को आसानी से मेंशन करा होगा कि ये काम सिर्फ यही करेगा। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर अभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है, क्योंकि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा ही नहीं दिया है। जबकि लॉजिक तो ये होता है कि अगर सीएम जेल के अंदर बंद है तो देश में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे क्षेत्र अधिकार की बात आ रही है। मोदी जी जबरदस्ती तो उसको नहीं हटा सकते पावर से, क्योंकि भाई संविधान में तो कुछ कहता है ना। दैट इज वाई यहाँ पे बड़ा ही यूनिक सिस्टम होता है फेडरल स्ट्रक्चर का। दूसरा बात, फंडामेंटल प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से मेंशन करा हुआ है। वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अगर कहीं बात होगी तो वहाँ पे वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही काम करेगी, और कहीं पे दोनों लेवल को काम करना है, स्टेट और सेंट्रल को, तो दोनों ही लेवल मिलके काम करेंगे। ऐसे में कोर्ट जो है दोनों के काम में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंटरप्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में काम धंधे को लेकर, रोजगार धंधे को लेकर या राजपाट को लेकर कोई मतभेद या वाद विवाद हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट सभी को आड़े हाथों लेता है, और ऐसे में द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज द अंपायर ऑफ द डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द रिस्पेक्टिव पावर। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक तरीके से आप कहोगे कि एम्पायर का रोल प्ले करता है, और एम्पायर का रोल जब प्ले करता है तो वहाँ पे वो बताता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ये थोड़ा फेडरल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात, दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट के लिए जो पैसा होता है वो पूरे तरीके से फिक्स होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देती है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानेगी तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं देगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आप कह सकते हो कि सोर्स ऑफ द रेवेन्यू जिससे कोई स्टेट चल सकती है, जिससे कोई गवर्नमेंट चल सकती है, इसका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पहले से फिक्स होता है। मतलब अगर स्टेट को कहीं से फंड मिलना होता है तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाली वो,
अगर डिपेंड रह जाएगी तो ऐसे में तो फिर कभी पैसा उसे मिल ही नहीं पाएगा अपने देश को डेवलप करने के लिए। इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर के दो अच्छी बातें हैं। नंबर 1, सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये पूरी तरीके से देश की एकता को बल देता है और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करता है, यानी कि सामने अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। वो पूरी तरीके से फोकस करता है कि अगर कोई मेघालय के अंदर सीएम बैठा हुआ है और सेंट्रल में दिल्ली में केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, तो दोनों ही सीएम हैं पर दोनों की अपनी अलग अलग पावर हो सकती है, दोनों की अपनी खुद की जुरिडिक्शन हो सकती है, कोई किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर की एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं पे यूनिटरी सिस्टम होगा तो वहाँ पे भी देखा जाएगा संविधान के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है। सो गाइज, ये था छोटा सा इंटरव्यू कह रहा हूँ मैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा अधिक जानकारी के लिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे फेडरलिज्म संवाद के ऊपर, आगे थोड़ा सा और इनहेंस करने की बातचीत करेंगे इसमें कि क्या और हो सकता है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।